सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं और कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं और इक्विटी फंड्स रेज करना चाहते हैं वाया द पब्लिक चैनल, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का असेसमेंट बहुत लोगों को गलत होता है। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी होगी तब आप उसका आईपीओ ला सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी में कम से कम इतने करोड़ों की कैपिटल होनी चाहिए तब आप आईपीओ ला सकते हैं, या आपकी कंपनी इतने साल पुरानी होनी चाहिए तब आईपीओ ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे क्राइटेरियाज डिस्कस करने वाला हूँ जो अक्सर लोगों के कंफ्यूजन्स में से वो लोग डिस्कस करने आते हैं। एंड आई एम अमेज्ड कि इस तरह की गलतफहमियां कैसे हो सकती हैं जब इंटरनेट पे इतना सारा डेटा अवेलेबल है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं द एसएमई आईपीओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईयर 2012 में स्टॉक एक्सचेंजेस ने, सेबी ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप बीएसई और एनएसई, जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया की, उनके एक एक सब कैटेगरी वाले प्लेटफॉर्म बनाए, बीएसई एसएमई एंड एनएसई इमर्ज। दिस वाज डन ताकि जो छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, वो भी इजीली अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकें और वाया द पब्लिक चैनल इक्विटीज रेस कर सकें इजीली। इसमें काफी सारी रिलैक्सेशन नॉर्म्स में है विजा विज द मेन बोर्ड आईपीओस। मेन बोर्ड के कंपैरिजन में एसएमई आईपीओ काफी आसान बनाया गया है और इसके क्राइटेरियाज भी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। तो आइए चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपनी कंपनी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, वेदर इट इज रेडी फॉर एसएमई आईपीओ और नॉट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेटवर्थ जो कंपनी की होनी चाहिए वो मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए। नेटवर्थ बोले तो अगर आपके एसेट वैल्यू 10 करोड़ है, सपोजिंगली टोटल एसेट्स, जिसमें कि आप लैंड भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर सकते हैं, स्टॉक्स कर सकते हैं, बुक डेट्स कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को, बुक डेट से मेरा मतलब है डेटर्स जो आपके हैं, तो इन सब चीज़ों में कोई भी किसी भी फॉर्म में एसेट जो कंपनी ओन करती है माइनस जो भी उसकी लाइबिलिटी है, चाहे वो प्राइवेट लोन्स हो चाहे वो बैंक्स के लोन्स हो, जो भी लोन्स हैं उनको माइनस जब हम करते हैं कंपनी के टोटल एसेट से, तो कंपनी की नेटवर्थ निकल के आती है। सपोजिंगली एक कंपनी के पास 10 करोड़ के एसेट हैं और 6 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं, तो 10 - 6 = 4 करोड़ विच इज ग्रेटर देन 1 करोड़। सो आपकी कंपनी की अगर नेट वर्थ 1 करोड़ से ऊपर है तो यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दी एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म। इसके साथ और भी नॉर्म्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी 1 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा 2 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। टेंजिबल एसेट बोले तो कि भाई हमारे पास जो डेटर्स हैं, जो भी हम मूव कर सकते हैं, मशीनरी हो गई या फिर आपका फर्नीचर फिक्सचर हो गया, जो ये सब एसेट्स हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट 2 करोड़ इन 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। और नेटवर्थ का भी यही था कि 1 करोड़ जो है वो लास्ट 2 ईयर्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा से होनी चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया मिला के, यानी कि नेट टेंजिबल 2 करोड़ है और 1 करोड़ की नेटवर्थ है, कंबाइन आता है 3 करोड़। यानी कि अगर आपके पास 3 करोड़ के इस फॉर्म में एसेट्स हैं तो आपकी कंपनी वेरी मच एलिजिबल है टू ब्रिंग एन एसएमई आईपीओ। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि अगर 10 साल 20 साल पुरानी कंपनी होगी तभी उसका आईपीओ आ सकता है। ऐसा नहीं है। द मैक्सिमम विंटेज यू नीड इज 3 ईयर्स। आपके पास कंपनी के ऑपरेशंस को करते करते 3 साल पूरे हो गए होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी का आईपीओ ला सकते हैं। यानी कि 3 साल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 3 बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, उन 3 बैलेंस शीट्स के बेसिस पे आप आईपीओ ला सकते हैं। अगर आपकी कंपनी 5 साल पुरानी है तो आप आईपीओ ला सकते हैं। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 3 ईयर्स यू कैन ब्रिंग आईपीओ ऑफ योर कंपनी। अब इससे ही इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम कहते हैं कि 3 साल के बैलेंस शीट्स होने चाहिए, तो 3 साल की बैलेंस शीट्स में प्रॉफिटेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लोगों को लगता है बस हाई प्रॉफिट वाली जो कंपनीज हैं वही आईपीओ ला सकती हैं, जबकि दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ द मैटर। अगर आपके लास्ट 3 ईयर्स में जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को हम टी डेट मान लें, तो T-3 ईयर्स की बैलेंस शीट्स होनी चाहिए। उन बैलेंस शीट्स में 3 साल में से किसी भी 2 साल में अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तब आप आईपीओ के लिए एलिजिबल हैं, आपकी कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल है। अब
ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो भी हमने ऑपरेशंस करे, जो भी हमने सेल करी माइनस द परचेजेस, जो ग्रॉस मार्जिन आया उसमें टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, उसको आप ऐड बैक कर लें, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा हो सकता है वो लॉस में हो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन देने के बाद। लेकिन हम वो नहीं मानेंगे, हम वो प्रॉफिट मानेंगे जो टैक्स देने से पहले है, डेप्रिसिएशन देने से पहले है और इंटरेस्ट देने से पहले है। अगर वो प्रॉफिट किसी भी 2 साल में, लास्ट 3 ईयर्स में से किसी भी 2 साल में पॉजिटिव है, तो आपकी कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट था, सेकंड में लॉस हुआ एंड थर्ड में प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपकी कंपनी का आईपीओ लाया जा सकता है विद द कंडीशन कि जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैंने बताए वो पूरे हो रहे हैं। तो लीवरेज रेशियो क्या होता है? लीवरेज का मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो। जो मेजर लीवरेज रेशियो हम देखते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 3:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो कंपनी का डेट है वो कंपनी की इक्विटी से ज़्यादा 3 टाइम्स हो सकता है, तब आप आईपीओ के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बोलूँ किसी कंपनी का डेट जो है वो 30 करोड़ पे है और उसकी इक्विटी 10 करोड़ पे है, तो ये रेशियो होगा 30/10, इट मीन्स 3:1। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कंपनी पे 25 करोड़ का डेट हो, 20 करोड़ का डेट हो और उसकी इक्विटी 10 करोड़ हो बिफोर द आईपीओ, तो इन दैट केस वो अंडर 3:1 रेशियो रहेगा। तो इन दैट केस आपकी कंपनी वेरी मच एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए। ये तो सारे हो गए फाइनेंशियल्स के एंगल से पार्ट। बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन वो उतने मेजर नहीं होते एंड दोज कुड बी इम्प्रूव्ड। लेकिन अगर हम बात करें तो मेजर मोटे मोटे पॉइंट्स यही हैं, टाइमलाइन के बारे में, डेट इक्विटी के बारे में और कितनी नेटवर्थ कंपनी की होनी चाहिए उसके बारे में। ये तो हो गए बेसिक क्राइटेरियाज। इसके अलावा छोटे छोटे क्राइटेरियाज और हैं, जैसे कि कंपनी लिक्विडेशन में नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए कि जहां पर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि उसको किसी को पैसे देने हैं और उसने ऐसा केस डाल दिया है कि कंपनी को लिक्विडेट करके, यानी कि अपने एसेट्स को बेच के आप हमारा पैसा चुकाइए। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, एनसीएलटी में गया हुआ नहीं होना चाहिए केस। उसके अलावा डायरेक्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ से डीबार्ड नहीं होने चाहिए। जो प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और फाउंडर्स हैं, ये सारे टर्म्स सिनोनिमस हैं, बस थोड़ा थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन बेसिक फंडा है कि करंट शेयर होल्डिंग जिन मेजर प्रोमोटर्स के पास है, जिन्होंने कंपनी में सारा काम करा है, दैट इज द डायरेक्टर्स, एमडी ऑफ द कंपनी, तो उन वो लोग डीबार्ड नहीं होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से टू गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन स्टॉक मार्केट्स। तो ये एक हो गया। उसके अलावा छोटे छोटे होते हैं कि कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए और आपका जो है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज फर्दर हैं। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में भी जानना है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली आपको वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई होगी कि एसएमई आईपीओ के रूट से अगर पैसा उठाना है पब्लिक से तो आपकी कंपनी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और कैसे आप अपनी कंपनी का राइट असेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्रोथ के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कोई प्लानिंग है और आपको फंड्स की दिक्कत हो रही है, तो आई मस्ट से यू शुड गो फॉर ए एसएमई आईपीओ रूट। दिस विल हेल्प multiply the growth of your company in the coming future. Thank you.